गुड आफ्टरनून पूनम। चलिए हम लोग कहाँ तक क्या डिस्कस किए थे? बताइए कहाँ तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? फिर कोई बोलेगा माइक ऑन कर बता दीजिए। पहले सीनियर खत्म हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट करना। ओके सौरभ, ओके सौरभ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर में कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यही है ना? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ महान पुरुष के नाम लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या पढ़ना है सबसे पहले? न्यूक्लिक एसिड। एक मिनट समझ लीजिएगा तो। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कुछ महान पुरुषों की चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ न्यूक्लिक एसिड में। वो कौन कौन से महान पुरुष थे? जैसे इसकी डिस्कवरी कौन किया था? तो आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लिन के नाम से। किस नाम से हुई थी? न्यूक्लिन के नाम से हुई थी। किसके द्वारा हुई थी ये भी लिखेंगे। एफ मिस्चेन के द्वारा। एफ मिस्चेन ने इसे डिस्कवर किया था। MEISCHEN। एम मिस्चेन ने इसे डिस्कवर किया था। किसको? न्यूक्लिक एसिड को। किस नाम से? न्यूक्लिन के नाम से। फिर हम कह सकते हैं कहाँ से किया था? आप कह सकते हैं इन पस सेल। इन पस सेल, जो पस का फॉर्मेशन होता है कभी कभी सेल में, आप देखते हैं वहां से किया था। इसके बाद नेम न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी हम लिखेंगे नेम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था? आप लिख सकते हैं अल्टमान। अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। अब हम चलते हैं आगे, ये आप नोट कर लीजिए।
गया ये? हाँ सृष्टि, ये नया चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमको लगता है चैप्टर नंबर 6 है ये, 12th का चैप्टर नंबर 6, यूनिट सेकेंड। हो गया, ये नोट कर लिया आप लोग? सृष्टि, कल क्लास में भी थी, कल नेट डिस्टर्ब था, तो बारिश यहाँ 2 दिन से बहुत कंटिन्यू हो रही, बंद ही नहीं हो रही है। कल आज देखो पता नहीं क्या होने वाला, कल तो नेट एकदम नहीं चला, आज तो कुछ चल रहा है। हो गया, ये नोट कर लिया आप लोग? चलो, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए, न्यूक्लिक एसिड हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कंडीशन क्या होती है, पहले कुछ ना कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और फिर हम लोग इसे डिस्क्राइब करेंगे। क्या यार शुभम, नहीं हुआ? नोट करो। चलो चलो, तो हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग पहले नोट करेंगे। पहला पॉइंट नोट करो यार, न्यूक्लिक एसिड आर मॉलिक्यूल that store information for cell growth and reproduction, for cell growth and reproduction। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट नोट करो यार, there are two types of nucleic acid, there are two types of nucleic acid। दो टाइप कौन से, तो आप जानते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, these are polymer, these are polymer containing polymer containing of polymer containing of long chain of long chain of monomer called nucleic acid, called nucleotide। Next, a nucleotide consists of a nucleotide
consist of a nitrogenous base comma pentose sugar and phosphorus group and a phosphorus group, that is phosphoric acid. ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, न्यू चैप्टर है ये, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलो, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपसे एक चीज बात करें कि न्यूक्लिक एसिड का पहला पॉइंट हम लोग लिखे थे, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीएनए। अब हम लोग डीएनए की बात करते हैं, या इसके पहले एक चीज हम समझ लेंगे कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है, फिर हम लोग डीएनए को बनाएंगे। एक पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन। जैसे अगर हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसका एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। अब ये बताइए न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है, आपको बताया गया ये आपका है पॉलीमर। अब हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट बताइए, जल्दी बताइए। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है, अभी हम पीछे नोट कराए थे, न्यूक्लियोटाइड। हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। समझिएगा। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, तो हम लोग बात किए थे यहाँ पे आपका होता है एक चीज, अगर हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, आप जानते हैं शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल होता है। तीसरा हम लोगों ने बात किया था, इसका माइक कौन है यार, तीसरा हम लोगों ने बात किया था नाइट फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इसे कहते हैं H3PO4। ये ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियोटाइड के बाद अगर हम चलते तो नाइट्रोजन बेस में दो होता है, एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन में हमारे दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। यहाँ पे हमारा होता है ग्वानिन,
यहाँ पे आते हैं, हमारा तीन होता है, कौन कौन सा? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, यूरासिल। शुगर में आते हैं, हमारा दो होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, शुगर। दूसरा हमारा होता है ऑक्सीराइबोस। अब समझिएगा, अगर हम कह दें कि हमारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट है इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। मतलब जब न्यूक्लियोटाइड से आप फास्फोरिक एसिड को निकाल लेंगे तो वो आपका हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। या न्यूक्लियोसाइड में जब आप फास्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं वो आपका हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद शुगर में आप जान ही रहे हैं, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज करेंगे तो डीएनए होगा, और जब आप राइबोस शुगर यूज करेंगे तो आरएनए होगा। हाँ यार, ये राइबोज, ऑक्सीराइबोस नहीं है, ये राइबोज है। सॉरी फॉर दैट, ये आपका राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स नहीं लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कंपोजिशन। टाइप तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिलता है, कंपोजिशन है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए आप लिखा गया है, न्यूक्लियोसाइड में इतनी चीजें होती हैं, जैसे ही आप न्यूक्लियोसाइड में ये ऐड करेंगे तुरंत बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। हमने इसे लास्ट में लिख दिया है, ठीक है, ये कंपोजिशन है। अब इतनी चीजों को हमें डिटेल पढ़ना है। नहीं, आप लोग को पता है ना ऑफलाइन कब से हो रहा है? नहीं पता है? सौरभ, सृष्टि, पूनम, छवि, ऑफलाइन कब से हो रहा है पता है? 1 जुलाई से, 1 जुलाई से ऑफलाइन होगा। हाँ 1 जुलाई प्रोबेबली, 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जुलाई। हाँ हम श्योर हैं, लेकिन उतने ही श्योर है 99%। 1% कहीं पे है कि श्योर नहीं है, ठीक है। 99% जुलाई से होगा, 1 जुलाई से। बाकी 1% देखो।
नहीं 100 नहीं कर सकते यार, क्योंकि देखो कंडीशन ये है, वही थर्ड वेव की बात है, नहीं तो फिर 100% से होता। ठीक है, थोड़ा सा वहीं से वो लग रहा है, बाकी चीजें नॉर्मल है। 1 जुलाई से हो जाएगा। चलिए ये हो गया, नोट कर लिया आप लोग। अच्छा, फोर्थ वेव तुम लोग के बोर्ड में आ सकती है। चलो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग लकी नहीं हो। जो इस बार 12th में थे सीबीएसई वाले, उनका एग्जाम गया, हमारा नहीं जाएगा। तुमको एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भूल जाओ। तुमको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तब तक वो 1 साल है, 1 साल में तब तक वैक्सीन वैक्सीन सब हो जाएगा। वैक्सीनेशन हो जाएगा सबका। कुछ भी नहीं होगा तुम लोग के साथ। न सिलेबस रिडक्शन होगा, न फोर्थ वेव आएगी, कुछ नहीं आएगी। हो गया ये, आगे चला जाए। बोलो यार, ये हो गया, आगे चला जाए। यस चलो। अब देखो एक एक चीज, हम लोगों ने बात किया था सुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेस, और हम लोगों ने बात किया था फास्फोरिक एसिड। ये कैसे कहाँ से जुड़ते हैं पूरा हम लोग उसका देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट। नहीं यार, कार्बोहाइड्रेट। अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, तो कहाँ से होगा देखो। कार्बोहाइड्रेट। अब हम जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, आप जानते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स का चीज है। लेकिन आप पता नहीं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं नहीं पढ़े, मुझे नहीं लगता आप पढ़े हैं, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं। आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें होती हैं, आपको पता ही है। मोनोसैक, इसीलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ना, जितना जरूरत है। मोनोसैकेराइड। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म होते हैं। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। तीसरा होता है, आप जानते हैं क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। अब समझिएगा, जितना यहाँ जरूरत है उतना हम लोग पढ़ेंगे। अब हम कहते हैं कि ये आपके जो होते हैं मोनोसेक्चराइड, या ये हमारे ओलिगोसेक्चराइड, आपको पता है ये किसके बने होते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, तो आप जानते हैं कार्बन का। तो आप कह सकते हैं कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन। ये ध्यान रखिएगा। अब मोनोसेक्चराइड में अगर हम कहें कि कार्बन के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मोनोसेक्चराइड वही होता है कि जब कार्बन के मॉलिक्यूल कार्बन 3 कार्बन से कितने हो, उसमें 7 कार्बन तक। मतलब वह सभी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, उन सब को आप क्या कहेंगे, मोनोसेक्चराइड। हम कह सकते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, C3 से C7 तक। ये ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पे ओलिगोसेक्चराइड में। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे चेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चेन के फॉर्म में। अब ये होती है कि चेन कितनी होती है, तो आप कहेंगे चेन 2 से 9 तक होती है। ओनली कहाँ तक होती है, इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप कह सकते हैं
कि वो आपके जैसे C3 के 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं या C3 के 9 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल, ये आपके 2 मॉलिक्यूल, ये भी ओलिगोसेकेराइड में आएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मॉलिक्यूल की एक चेन हो गई, ये भी आपका ओलिगो में आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये आपके जो होते हैं ओलिगोसेकेराइड, ये अब हम बात करते हैं कि अगर चेन में 10 मॉलिक्यूल से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो आप लिखेंगे मोर देन 10 मोनोसेकेराइड चेन, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड चेन। देखिए, हमने ये बताया आपको कि इसमें चेन नहीं होता, इसमें मोनोसेकेराइड में एक एक मॉलिक्यूल होते हैं। उस मॉलिक्यूल में जैसे ये एक मॉलिक्यूल ये है, इसमें कार्बन की संख्या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 और 5 6 7, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसमें कार्बन की संख्या 3 से 7 तक हो सकती है, उसे कहते हैं मोनोसेकेराइड। और जब ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, मोनोसेकेराइड के 2 से 9 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक चेन बनाते हैं, तो उसे कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। जैसे अगर हम कह दें कि ये आपका मोनोसेकेराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल, दोनों साथ साथ जुड़े हैं, तब इसे आप कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। अगर ये 3 जुड़ जाएंगे तब भी ओलिगो होगा। तो ये कहाँ तक चलेंगे, तो आप कह सकते हैं 2 से स्टार्ट होगी इनकी और ये 9 तक जुड़ सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 तक। अगर यहाँ तक चेन बनती है इसे कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। जब अगर यही मोनोमर के मॉलिक्यूल, देखिए लिखा गया मोर देन 10 मोनोसेकेराइड इन चेन, मोर देन है, 10 से अगर ज्यादा होते हैं तो वो सब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड में। क्लियर हुआ सृष्टि? सृष्टि क्लियर हुआ? चलो, अब हम आपसे बताते हैं, ये जो आप जानते हैं कि अगर कार्बन संख्या, थोड़ा सा और समझिए, यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि अगर ये कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हैं, आपको पता ही होगा। अगर कार्बन संख्या 3 होती है, C3, तो उसे क्या कहते हैं, आप जानते होंगे, ट्राइओस सुगर, ट्राइओस सुगर। ठीक है, जहां पे कार्बन 3 होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 होती है उसे क्या कहते हैं, टेट्रोस सुगर। अगर कार्बन की संख्या 5 होती है तो पेंटोस। 6 होगी तो क्या कहेंगे, हेक्सोस। अगर कार्बन की संख्या 7 होगी तो उसे कहेंगे हेप्टोस। ये आप जानते। अब पीछे आप देखिए, हमने लिखवाया था आपको कि डीएनए में पेंटोस सुगर यूज होता है। कौन सा सुगर, पेंटोस सुगर, ये ध्यान दीजिए। है? मतलब मोनोसेकेराइड के ये दो नहीं यूज होते, ये नहीं यूज होते, कौन सा यूज होता है, पेंटोस सुगर। हमने पीछे देखिए लिखवाया था, मिला? अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने लिखा था कि शुगर जो यूज होता है कौन सा होता है, पेंटोस शुगर। चलो, ओके। अब देखो देखो, साथ साथ नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है? और जो चीज न समझ में आए, हाँ ये हेक्सोज है, हेक्सोज शुगर, ठीक है? और जो न समझ में आए तो सेंटेंस अपनी भाषा में लिख लेना या बोलना, मैं सेंटेंस नोट करा दूंगा। चलो, अब हम चलते हैं कि इसका जो बनता है
चेन कैसे बनती है, क्योंकि आपको पता है ये चेन फॉर्म में होता है। चलो, तो अब हम बात करते हैं उसी, वहां पे हम लोग लिखा था राइबोज पेंटोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज। हाँ, पहले हम देखेंगे पेंटोज शुगर, छोड़ दो, पहले हम लोग देखेंगे पेंटोज शुगर कैसे बनता है। चलो देखो, वैसे केमिस्ट्री आप हमसे बेटर जानते हैं, तो आपको पता है पेंटोज शुगर कैसे बनता है। जो बताना चाहता बताए पेंटोज शुगर कैसे बनता है। क्योंकि हम लोग को रिंग में पढ़ना है ना, पेंटोज शुगर की रिंग बनाएंगे आप, कैसे बनेगा। 5 कार्बन रिंग, हाँ वो तो हमको पता है, रिंग तो बनाओ। रिंग कैसे बनता है, किसके किसके बीच में, वो बताओ ना। चलो ये हो गया पेंटोज शुगर। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, चैट में रिंग नहीं बनेगा, चलो कोई नहीं, जाने दो। आओ हम यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये होता है। अब हम जानते हैं कि ये सब पे क्या लगा होता है, ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, एच, ये लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है आप जानते हैं, ओ एच, एच, ओ, हाँ, एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगता है, एच डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। तो अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो आप समझिएगा, जिसको जरा से भी डाउट हो ना, क्लियर हो क्लियर कर लेना भैया, जिसको आता है कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5। अब आपको समझना है कि अगर हम बात करें तो आप नॉर्मली पढ़ते हैं कि ये आपका होता है पेंटोज शुगर। यही आप पढ़ लेते हैं, ये हो गया पेंटोज शुगर, ये पढ़ते हैं ना, बोलो जी। यस, चलो, तो यही स्ट्रक्चर हम आपको बनाएंगे कैसे ये बनता है, क्योंकि हम लोग को इसी का काम है। और जब नीट में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी वो पूछ देता है कहाँ से किस कार्बन को कहाँ से क्या होता है, तो ध्यान देना। अब ये क्या करता है कि यह कार्बन नंबर 1 क्या कहता है, कार्बन नंबर 4 से कि भैया तू हमसे बॉन्ड बना लो। अब कार्बन नंबर 4 क्या कहता है कि ना हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फुलफिल हैं, हम पहले से इंगेज हैं। तो कार्बन नंबर 1 क्या कहता है कि अब तुम्हें तरीका बताते हैं कि तुम कैसे बनाओगे। अब ये बनाने का तरीका क्या बताता है, ये कहता है कि तुम यहाँ पे आओ, और आने के बाद अपना हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे केवल ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन लेता है तो ये बॉन्ड यहाँ से एक ब्रेक कर जाता है, ये कंडीशन, और इसके पास एक बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और जब ये एक बॉन्ड हो जाता है तो आप कह सकते हैं ये रिंग बन गई, देख रहे हैं ना। तो क्या मैकेनिज्म ऐसा होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको याद करने के लिए सिस्टम अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या, कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन ये निकलता है, और यह ऑक्सीजन के बीच जा करके ये बॉन्ड बना देता है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीजन हो गया, और ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4।
और ये देखो हमारी रिंग बन रही है यहां से यहां तक, ये देखो रिंग बन रही है ना। अब ये पांचवा जो है कार्बन जो है ये रिंग के बाहर है, ये देखो यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। हम कह सकते हैं ये हमारा बन गया पेंटोज शुगर। समझ में आया रिंग कैसे बनती है, कैसे याद करेंगे? चलो अब हम कहते हैं फिर से, देखो अगर हम ये बात करें यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि ये बन गया आपका पेंटोज शुगर। समझिएगा अब हमारे पास दो शुगर होते हैं, एक होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पे हमारा लगा होता है CH2OH, ये आप जानते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है आपको पता ही है, क्या हो जाएगा OH, OH और H। ये कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 2 पे आएंगे तो यहाँ भी हमारा लगा होता है क्या चीज, OH लगा होता है, नीचे हमारा होता है OH। यहाँ पे आएंगे ये हमारा होता है H, ये होता है OH। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या लगा होता है H। ये हमारा हो गया कौन सा, राइबोज शुगर। ध्यान देना क्या हो गया, राइबोज शुगर। अब हम बात करेंगे राइबोज शुगर के बाद डीऑक्सीराइबोज कैसे होगा। कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंपल कंडीशन ये होती है कि यहाँ से हम लोग कार्बन नंबर 2 के इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लें। ये ऑक्सीजन जो है इसको रिमूव कर दो, ये बन जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोज। ये क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज। इसको ध्यान, ये दो चीज तो बन गए आपके, शुगर और राइबोज शुगर। सृष्टि का हो गया, अगले और बताइए जिसका हो गया हो। राइबोज में देखो यार, पांच दोनों में होगा भैया, पांच ही कार्बन दोनों में होगा, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सी। अंतर सिर्फ ये है कि जो राइबोज होगा इसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जो डीऑक्सीराइबोज होगा कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, बस यही दोनों में अंतर। ये देखो 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीजन हट गया तो वो हो गया डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, कौन पूछ रहा था भैया ये? मोहित। मोहित क्लियर हुआ? मोहित आप सुन पा रहे हैं? नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, अरे यार देखो राइबोज डीऑक्सीराइबोज में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, आपने ये देखा था, इसको इससे सेटिस्फाई हो मोहित, बोलो। मोहित इससे सेटिस्फाई हो?
मोहित राज। यार ये 6 कार्बन के पीछे कहाँ से पड़े हो मोहित, ये 6 कार्बन कहाँ से आएगा यार। यार मैंने अभी बताया, देखो कार्बन कितना है पेंटोज शुगर में, 1 2 3 4 5। ये 6 कार्बन तुम्हें कहाँ से मिल रहा है भैया। हमने पहले बताया कि हमको जो पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज। मोहित, क्या। तो हमने ये बताया आपको कि हमारे दोनों न्यूक्लिक एसिड में, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में केवल हमारा पेंटोज ही शुगर यूज होगा। अंतर दोनों में क्या है कि कार्बन नंबर 2 पे राइबोज में OH होगा, ये हो गया राइबोज। और कार्बन नंबर 2 पे केवल H होगा, ये हो गया डी ऑक्सी राइबोज। समझ में आया मोहित। बाकी कोई अंतर नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। चलो अब देखो भैया, ये तो हमारा हो गया शुगर का स्ट्रक्चर, हम लोग बना दिए। अब हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे या थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग नाइट्रोजन बेस का। ठीक है, क्योंकि हमारा था शुगर, नाइट्रोजन बेस। पहले हम नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर सीखेंगे, फिर तब तीनों को जोड़ेंगे तो जाके बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं किस पे, नाइट्रोजन बेस। देखो जिसकी इच्छा हो, हमें थोड़ा सा डिटेल बताएंगे लेकिन ये बता देंगे जिसकी इच्छा हो वही तक पढ़ेगा, और आगे अगर न समझ पाए तो नहीं पढ़ेगा। बाकी जिसकी इच्छा हो आगे, क्योंकि होता क्या है कि आप एम्स देने जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा डिटेल चलता है, बाकी नीट के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे अब हमने आपसे बात किया था कि जो आपके नाइट्रोजन बेस है ये 2 तरह, यूरिन, दूसरा होता है पायरीमिडीन। समझिए, तो आपके नीट में बस इतना ध्यान देना है कि प्यूरिन में डबल रिंग होती है, और यहाँ पे जो होता है ये सिंगल रिंग होती है। बस नीट का काम इतने से चल जाता है। ठीक है, बहुत अगर आप करते हैं इसका हम रिंग बनाएंगे तो आप इस तरह बनाएंगे। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा और नोट करेंगे कि जो ये होता है प्यूरिन की कंडीशन, इसमें आपके क्या पाए जाते हैं प्यूरिन में, जो रिंग होती है डबल रिंग होती है, एक रिंग होती है। देखो बस यहाँ तक आपका काम चल जाएगा अगर आपको नीट देना है, लेकिन अगर एम्स देना है या रैंक की बात करते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि प्यूरिन में कौन कौन से रिंग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रिंग्स होता है, होता है भैया होता है। देखो जो रिंग होती है यहाँ पे क्या होती है, पिरीमिडी, कहाँ गया यार, हाँ, यहाँ पे देखिए जो डबल रिंग हम लोग लिखे हैं। चलो ठीक है, दोनों एक साथ होता है, कोई बात। ठीक है, हम रैंक की बात कर लेते हैं। चलो, तो तुमको वैसे ही आओ, तो यहाँ पे बात करते हैं। एक रिंग होती है ये पायरीमिडीन रिंग होती है, ध्यान देना। प्लस दूसरी रिंग जो होती है उसे कहते हैं इमिडेजॉल रिंग। ये यूरिन में ये 2 रिंग पाई जाती है, लेकिन
जब पिरिमिडीन में आते हैं तो यहाँ पे एक ही रिंग होती है सिंगल, जिसका नाम क्या है, पिरिमिडीन रिंग। ठीक है, ये रिंग होती है। अब हम बात करते हैं कैसे, ये ध्यान देना। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमने पहले बताया पिरिमिडीन में क्या होता है, एक ही रिंग होती है। तो चलिए पहले इसकी हम लोग बात करते हैं। और एक इस रिंग में कितने नाइट्रोजन कितने कार्बन होते हैं ये भी नोट कर लेना। तो 4 कार्बन होते हैं प्लस 2 नाइट्रोजन। इस चीज को ध्यान देना, क्या होते हैं, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो बनता है आपका पिरिमिडीन रिंग। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए पिरिमिडीन का, तो आप कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर की। ये हो जाएगा एन एन, ये हो, ठीक है। अब इसकी अगर हम काउंटिंग करें, 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देखिए कार्बन नंबर है, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन किस प्लेस पे है, 1 पे और 3। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। बाकी कार्बन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, नाइट्रोजन 1 और 2। इसे आप क्या कहते हैं, पिरिमिडीन रिंग कहते हैं। चलिए इसे बना लीजिए। अब हम जब चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है पिरिमिडीन में क्या क्या होता है, इसे समझिए। तो ये पिरिमिडीन रिंग लिखी है तो आपको याद करने में आसानी होगी। वही आप कहेंगे 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, ये हो गया। दूसरा है इमिडाजोल रिंग, इसमें क्या होता है, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन, ये ध्यान दीजिए। ठीक है। अब अगर हम चलते यहाँ पे जब रिंग बनाते हैं, तो सेम पहले हम ये रिंग बनाएंगे पिरिमिडीन वाली। ये हो गया। अब इसमें हमको इमिडाजोल रिंग जोड़ना है, तो यहाँ कितने, 2 नाइट्रोजन जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हम लोग, एन एन एन। अब कार्बन कितने थे, 3, 1, 2 और 3 कार्बन, ये आपके हो गए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमिडाजोल रिंग। अब ये बन गया हमारा, क्या बन गया आपको पता ही है, ये हमारा बन गया यहाँ पे प्यूरीन रिंग, और ये हमारा बन गया पिरिमिडीन रिंग। ये आप बना लीजिए। अब देखिए, जिसको इतना ही सिर्फ याद हो वो इतना ही याद करेगा, ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। और अब हम थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं, जो याद कर सकते हैं वही उस पे याद करेंगे, जो याद नहीं कर सकते वो याद नहीं करेंगे। अब हम अगर यहाँ से आपसे कहें कि यहाँ पे नाइट्रोजन पोजीशन कितनी है, देखो ये याद करना तुम्हें, नाइट्रोजन पोजीशन, नाइट्रोजन पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो अब बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक मिनट यार, ये क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, ये नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन पोजीशन अगर हम करें कितना है, 1, 3, 7 एंड 9।
यही है नाइट्रोजन पोजीशन प्यूरिन में। बोलो यार, एक एक चीज बोलते चलो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन पोजीशन, ध्यान देना, ये पूछा जाता है तुमसे, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। N2 पोजीशन कितनी है, 1 और 3। ये नोट कर लेना भैया। अच्छा, केमिस्ट्री में कैसे करते हैं बताओ जरा। केमिस्ट्री में नाइट्रोजन पोजीशन किस स्थान पे होगा तुम बताओ अब। मेरा साउंड नहीं आ रहा है? मैंने पूछा केमिस्ट्री में इसको नाइट्रोजन पोजीशन कैसे काउंट करेंगे। ये हमने बनाया प्यूरिन रिंग, इसमें नाइट्रोजन पोजीशन को बता दो भैया केमिस्ट्री में कैसे काउंट करते हैं। सूरज सुनाई दिया? लो हम तुमको कर रहे हैं, स्क्रीन पे बनाओ तुम। हम स्क्रीन अलाउ कर दे रहे हैं, चलो बनाओ स्क्रीन पे कैसे काउंट करते हैं। चलो स्क्रीन पे बनाओ, बन जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से काउंट करते हो। चलो, अब यार इस पे हमें तब रिसर्च करना पड़ेगा, तब ढूंढना पड़ेगा ना। अभी तक तो हमने यही पढ़ा, लेकिन अब तुम कह रहे हो ऐसा है तो हम पूछेंगे, लोगों से बताएंगे तब कि इसको यहाँ से काउंट करते हैं। हो गया। अब आप लोग बताइए, ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? ये मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं था, अगर ऐसा है तो फिर हम देखते हैं। ये इनकी नंबरिंग हो गई, 1 2 3। लो गलत है मोहित तुम्हारा। बनाया कौन, जो भी बनाया उसका गलत दिया ये। कॉमन सेंस के साथ लगता है कि गलत। तो जो भी बना दिया तुम्हारा गलत हो गया, समझो जाके। चलो, ये हो गया सबका। बोलो जी। चलो, अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, प्यूरीन में 2 होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडीन में 3 होते हैं, साइटोसिन थायमिन यूरासिल। अब जो याद कर सकते हैं वही उसको याद करेंगे, जो नहीं याद कर सकते, बार बार कह रहे हैं, जो नहीं याद कर सकते वो बस यहाँ तक याद करके काम चला लेंगे। ठीक है, जो याद कर सकते हैं वो अब आगे आएंगे। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं।
अब अगर हम लोग बात कर लें कि प्यूरीन, पहले पिरिमिडीन का कैसे याद करो, क्योंकि सिंगल रिंग है। पायरीमिडीन, तो इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन मतलब कट। कैसे याद करोगे, पहले सबकी एक रिंग बना लो। चलो एक रिंग बना लिए सबकी, ये हो गई एक रिंग। दो रिंग। यार थोड़ा सा पीछे सुगम दो, तो पीछे थोड़ा सा यार, थोड़ा सा स्पीड कवर करो, नहीं तो ऐसे फिर अपन, चलो कोई नहीं, 10 दिन 15 दिन और बचा है, ऑनलाइन का, ऑफलाइन शुरू हो जाएगा फिर। चलो तो हो गया। तीसरा हम लोग बनाते हैं, तीन बन। अब देखो इसमें अगर हम बात करें कॉमन कंडीशन क्या हो, सिंपल समझना। जब हम कॉमन कंडीशन की बात करेंगे, सब में डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, ये कॉमन कंडीशन। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन कंडीशन, ये तीनों बन गया। अब हम कहेंगे ये हो गया सी, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। देखो याद कैसे होगा, तो अब अगर हम बात करेंगे कि जो साइटोसिन होता है, यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, NH2 ग्रुप, NH2, ये हमारा हो गया साइटोसिन। अब हम क्या करेंगे, जब यूरासिल में आएंगे तो यहाँ पे इस NH2 को हटा करके लगा देंगे डबल बॉन्ड, ये हो गया यूरासिल। अब जब हम थायमिन में आएंगे तो ये डबल बॉन्ड को रहने देंगे, एक चीज और जोड़ देंगे, CH। बस सिंपल तरीका है आपको याद करना। तो पहले क्या याद करेंगे, कट में NH2 डबल बॉन्ड CH, तीन चीजें याद कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है इसकी, ये आपको पता है। ये तो गलत बन गया यार, ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे तो यही है। डबल बॉन्ड कट गया मेरा, कहाँ कट गया यार, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, यहाँ भी क्या होगा, एच, एच, नॉर्मल कंडीशन, एच, 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 इससे आपको लेना देना नहीं, बस दो ही चीज ध्यान देना है कि साइटोसिन में कट होगा, हाँ NH2 होगा, और हमारा यूरासिल में डबल बॉन्ड होगा। अच्छा ये एच नहीं होगा ना वो, क्योंकि यहाँ पे ये डबल लगा हुआ है। चलो वेरी गुड, हो गया, ये आगे चला जाए। चलो ये तो देखो पिरिमिडिन सबको याद हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करना है, NH2, साइटोसिन, OOCH3, हम कर सकते हैं, हमको ध्यान देना है NH2OOCH3, आराम से आपको पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर याद होगा। अब चलो आते हैं हम लोग प्यूरीन में एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर याद करते हैं। ये भी बहुत इजी है यार प्यूरीन का। तो पहले हम लोग बनाएंगे पिरिमिडीन चैन, एन, 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 ये बन गया। फिर एन, एन, ये बन गया, एक रिंग ये बन गई।
दूसरी रिंग बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ दो ही होता है, एडेनिन और गुआनिन, आप जानते ही हैं। एन, एन ये हो गया, फिर एन, एन और ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जब यहाँ पे चलेंगे किसके लिए, एक तो हमारा होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन। एडेनिन में हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा लगा होता है NH2, जैसे वहां लगा था इसमें साइटोसिन में, एडेनिन साइटोसिन, ये कंडीशन हो गई। ठीक है। अब हम डबल बॉन्ड की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, नहीं लगेगा शायद, क्योंकि आप अच्छे बेटर जानते हैं। अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं होता है, यही आपका NH2 उठ के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका ये, और ये हो गया, ये हो गया ग्वानिन। बस आपको ये ध्यान देना है कि एडेनिन में NH2 आपका 1 नंबर, ग्वानिन में आएंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ गया, सॉरी 6 नंबर, और फिर यहाँ पे आ गया ये 2 नंबर पे। ठीक है, यह हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एडेनिन में नाइट्रोजन से बाद लगा हुआ है NH2, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के बीच में लगता है NH2 और उसके स्थान पे O। हाँ यार, एक और डबल बॉन्ड होगा, लो अब सही हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया, आपको याद हो जाएगा। हमें यही ध्यान देना है, प्यूरिन में पिरिमिडीन क्या होता है, पिरिमिडीन रिंग, पायरिमिडीन रिंग प्लस इमेडेजॉल रिंग। इस पे 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। सबका हो गया, आप आराम से आपको याद भी हो जाएगा। ये तो यार पहले लिखे थे, ये कुछ नहीं है, इसको नहीं कुछ करना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। चलो, हो गया सबका। ओके, अब चलो हमारे पास क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि हमको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 2 सामग्री हमारी पूरी होगी। एक तो शुगर हमने मिला लिया, तैयार कर लिया, दूसरा हमने क्या कर लिया, नाइट्रोजन बेस तैयार कर लिया। अब हमारे पास तीसरा बचा हुआ है, क्या चीज, फास्फोरस। ये तो आप जानते हो यार, इसमें कुछ नहीं। इसको कैसे लिखते हैं आप जानते हो, बीच में हो गया P, बस आप केमिस्ट्री हमसे अच्छा पढ़ते हैं। क्या होता है फास्फोरस में, कैसे लिखते हैं, पहले तो सब पे लगा दो वो, H3 होता है ना, H3PO4, ऐसे लिखें या ऐसे लिखते हैं PO4 3-, यही लिखते हैं। तो हम अगर ऐसे लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, सब पे एक एक ऑक्सीजन लगा दो। अब H3 है तो H लगा दो, और ये जो बढ़ रहा है डबल बॉन्ड कर ये कर दो, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है, PO, और कंडीशन हो जाएगी डबल बॉन्ड O-3, ये हो गया। अभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 -4। तुम्हारा तीनों चीज तैयार हो गया, हम लोग जोड़ना सीखें। पहले चलो नेमिंग कर लेते हैं, DNA न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करते हैं, फिर जोड़। आगे चला जाए।
चलिए चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी नेमिंग करते हैं, नाम लिखना सीखते हैं। कितने टाइप्स के बनेंगे हमारे, हम लोग लिखेंगे पहले लिखेंगे हम लोग क्या चीज, कॉलम बनाएंगे। इसके बाद इसको जोड़ना सीखेंगे, पहले नेमिंग सीखेंगे। अरे यार क्या हो गया, हेडिंग डालते हैं हम लोग, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड in case of DNA। चलो या डीएनए आरएनए दोनों देख लेते हैं, छोड़ो डीएनए एंड आरएनए। चलो एक ही लिख चलते हैं, छोड़ो करवा जाएगा, कंफ्यूज। चलो भैया चार्ट बनाते हैं एक छोटा सा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक चार्ट बना ले पहले। अब इस चार्ट पे क्या होगा, पहला हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे, फिर जुड़ेगा हमारा शुगर मॉलिक्यूल, फिर हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, फिर हम लोग फास्फोरस जोड़ेंगे, फिर हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। चलो लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुगर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस। तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। चौथा हो जाएगा फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस ग्रुप। फास्फोरस ग्रुप तुम्हारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। चलो चलते हैं हम लोग एक एक करके। तो पहले शुगर लेंगे कौन सा, तो आप जानते हैं डी अन्य हम लोग बना रहे हैं, तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डी अन्य हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे होगा शुगर कौन सा, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि डीएनए की बात किए हैं। डी ऑक्सी, हाँ ये न्यूक्लियोसाइड है यार, तो सॉरी न्यूक्लियो, अरे यार लाइट नहीं यार तेरी। न्यूक्लियोसाइड डी ऑक्सी राइबोज शुगर। अब नाइट्रोजन बेस में हम लोग क्या ले चलेंगे, एडिनिन। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा एडिनोसिन। न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। अब हम क्या करेंगे, इस पे जोड़ देंगे H3PO4 एडिनोसिन में, H3PO4 जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड, कितना आराम से है। हम लोगों ने क्या किया, शुगर में एडेनिन जब जोड़ा तो यहाँ पे लग गया एडिनोसिन, मतलब न्यूक्लियोसाइड हो गया।
जब फास्फोरस जोड़ दिए तो हो गया एडिनाइलिक एसिड, मतलब न्यूक्लियोटाइड हो गया। चलो अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन। फिर एडेनिन के बाद गुआनिन ले चलेंगे। गुआनिन, अब इसमें क्या हो जाएगा, गुआइनोसिन, फिर ये जोड़ देंगे फास्फोरिक एसिड, क्या हो जाएगा, गुआइनाइलिक एसिड, गुआइनाइलिक एसिड, ये हो गया। फिर लेंगे नेक्स्ट, हेलो नमस्ते, हाँ यार क्लास में। चलो थर्ड हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद साइटोसिन। चलिए अब यहाँ पे देखिए सीन तो पहले से लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, साइटिडीन। क्या कहेंगे इसे, साइटिडीन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीन पहले से लगा हुआ था। साइटोसिन, ये हो गया साइटिडीन। अब यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। दूसरा, अब हम चलेंगे फिर वही पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज, थायमीन। अब यहाँ भी देखिए लगा है इन, तो आप क्या कहेंगे, थायमीडीन, थायमीडीन। ध्यान दीजिए यहाँ पे इन पहले से लगा है तो इसलिए डीन हो जाएगा, सीन लगा है तो डीन हो गया। यहाँ पे वानीन था तो यहाँ पे देखिए सीन लग गया, वाइनोसिन। अब यहाँ पे हो जाएगा थायमिडाइलिक एसिड, थायमे थायमिडाइलिक डाइलिक एसिड। हो गया। चलो वान्या शर्मा का डन हो गया। सौरभ का भी हो गया। अब देखो यार हम लोग चलते हैं डीएनए की बात, आरएनए की बात करें। आरएनए में कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान क्या देंगे कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम आरएनए की बात करते हैं तो ये रख जाता है राइबोज शुगर, सब कुछ एज सच रहेगा, सिर्फ ये कंडीशन नहीं रहेगी। मतलब आप कहेंगे एडनीन एज सच रहेगा, ग्वानीन, साइटोसिन, ये सब आपके जो है सेम, जैसा आपने वहां पे देखा। अब सिर्फ कंडीशन क्या बचती है कि ये राइबोज शुगर
और यहाँ पे हो जाएगा यूरासिल, और ये इसका नाम हो जाएगा यूरिडीन। यूरिडीन, तो यहाँ पे लग जाएगा फास्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। ये हमारा हो गया नेमिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब हम लोग देखेंगे कैसे कहां से क्या जुड़ता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करेंगे। हो गया, चलो ये हमारा हो गया नेमिंग। इसमें किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो बताइए। चलिए नहीं है, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया नेमिंग। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग करेंगे, सबसे पहले डीएनए को जोड़ेंगे। ठीक है, डीएनए बनाएंगे हम लोग, कैसे बनता है तो उसके पहले हम लोग जानेंगे डीएनए हमारा कैसा होता है। नोट करके ध्यान दीजिए। अगर हम कह दें कि डीएनए जो है एसिडिक नेचर होता है और निगेटिव चार्ज होता है, चार्ज होता है। अब हम ये कह दें कि ये दोनों चीजें या दो करेक्टर इसको आते कहाँ से ये पाता है ये दो करेक्टर। बोलिए, हमने कहा कि डीएनए आपका एसिडिक नेचर होता है उसका, और ये निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे उसको जोड़ना। पहले ये तो बताओ, एसिडिक नेचर और निगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? फास्फेट ग्रुप से, ध्यान देना। तो आप लिखोगे कम फ्रॉम PO4 3 टू DNA, ये चीज ध्यान देना। दूसरा पॉइंट बताओ, हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है वह कैसा होता है? होमोसाइक्लिक या होमोपॉलीमर होता है कि हेट्रोपॉलीमर होता है? आप जानते हैं होमोपॉलीमर एक कंडीशन होती है, दूसरा क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर। अब हमको ये बताइए कि डीएनए क्या है? हेट्रोपॉलीमर। सबको समझ में आया क्यों है? जिसको डाउट पूछ लेना भैया। हेट्रोपॉलीमर, ओके ठीक है। ये हेट्रोपॉलीमर क्या होता है ये सबको पता ही होगा, सब जानते ही होंगे।
चलो, क्या, कैसे, अरे यार कैसे, चलो देखो, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। पॉलीमर मतलब जानते हैं कि चेन। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब ये बताओ, यहाँ पे आपने देखा डीएनए में क्या होता था, एडिनाइलिक एसिड, दूसरा क्या था, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, यही तो था। अब ये जब इतने जुड़ेंगे तो ये होमो पॉलीमर होगा कि हेट्रो होगा, बोलो। डिफरेंट टाइप के हो गए ना, हेट्रो पॉलीमर नहीं होगा डीएनए। समझ में आया? चलो, अब एक चीज ये बताओ कि अगर हम कहें नाइट्रोजन बेस हमारा क्या है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, जिसको जाना जा सकता है। तो हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन बेस ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कि होमोसाइक्लिक। नाइट्रोजन बेस की बात की, देखो ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं आपके नीट में, ठीक है भैया। हेट्रोसाइक्लिक क्यों, हेट्रोसाइक्लिक क्यों है भैया, कोई बताएगा हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन भी है रिंग में। अच्छा, तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटेन कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ, इसलिए इसे कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। चलो ठीक है, तो हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। किसी कुछ पूछना तो बताइए। कल हम लोग इसको जोड़ना सीखेंगे, ये तीनों को, फास्फोरस कैसे जुड़ेगा, नाइट्रोजन कैसे जुड़ेगा, और शुगर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा। ठीक है, ये कल हम लोग तीनों जोड़ना सीखेंगे तो हमारा बनेगा न्यूक्लियोटाइड। फिर एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा मोनोमर, फिर उसकी चेन कैसे बनेगी, पॉलीमर। ठीक है, क्लास को ऑफ करें, बोलो। फिर डीएनए का डबल स्टैंड कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलो जी, ऑफ करें। चलो, ओके बाय। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।